यहाँ से थोड़ा टफ पार्ट स्टार्ट होता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इसे अच्छे तरीके से समझना। दो तरह के इंडक्शन होते हैं, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। मुझे लगता है म्यूचुअल इंडक्शन तुम्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा इन कंपैरिजन विद द सेल्फ इंडक्शन। तो ऐसा करूँगा, मैं पहले म्यूचुअल इंडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और वो चीज़ समझ में आ जाएगा तो वापस से मैं सेल्फ इंडक्शन में जंप करूँगा। नहीं तो क्या है कि सेल्फ इंडक्शन तुम्हारा बेकार हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा टफ है समझना, तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के आईक्यू लेवल पे। तो पहले मैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात करता हूँ। हर जगह पे, हर बुक में तुम्हें सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन बताया जाएगा, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन बताया जाएगा। लेकिन मैं पहले एग्जाम्पल में म्यूचुअल इंडक्शन बताऊंगा, उसके बाद सेल्फ बताऊंगा। तो समझना अच्छे से। मान लो कि एक लूप है तुम्हारे पास, ठीक है, और ये लूप में करंट फ्लो कर रहा है, और एक और लूप है तुम्हारे पास जो कि पास में ही रखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। लूप में बहुत सारे टर्न्स भी हो सकते हैं, तो इस लूप को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल। और इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कॉइल। तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और दिस इज द लूप 1 एंड दिस इज लूप 2। तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है 1 आई 1। क्योंकि इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रखेगा, है ना। तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके कारण से। ठीक है क्या? तो क्या मैं सेकंड में फ्लक्स बता सकता हूँ? इस सेकंड जो लूप है उसमें फ्लक्स बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ फ्लक्स? क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि फर्स्ट वाले लूप के कारण से है। तो मैं बोलूंगा B1 इंटू एरिया, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया? सेकंड का क्रॉस सेक्शन एरिया। फ्लक्स ये हो जाएगा। अब B1 जो है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो सर्किट 1 है, जो लूप 1 है उसमें करंट कितना है। अगर I1 इंक्रीज होता है तो क्या B1 इंक्रीज होगा? और B1 इंक्रीज हुआ तो क्या फ्लक्स 2 इंक्रीज होगा? मेरी बात समझ में आई क्या? सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ। अगर इसमें करंट इंक्रीज हुआ I1, तो इसके इंक्रीज होने के कारण से इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो इस लूप में जो फ्लक्स होगा वो इंक्रीज होगा। बराबर है क्या? और हमें पता है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या फिर वेरी करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसका मतलब जो सेकेंड लूप था उस सेकेंड लूप में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इम्प्लाइज द करंट विल इंड्यूस इन द सेकेंड लूप। मेरी बात समझ में आएगा? तो बोला गया डेट फ्लक्स जो सेकेंड में है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 बोल सकते हैं। और इस फ्लक्स को कुछ ऐसा लिखा गया, फ्लक्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, तो इज इक्वल्स टू लिख दिया M इंटू I1। और कैपिटल M को बोला गया म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। और कैपिटल M को कुछ ऐसा लिखा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड लूप ड्यू टू फर्स्ट लूप। ये फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसा लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक बहुत ही सिंपल वे में समझा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा सिनारी को चेंज कर रहे हैं।
फर्स्ट वाले लूप में जो हमने करंट लिया था, इस बार उसमें करंट नहीं डालेंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो लूप है मेरा, उसमें कोई भी करंट नहीं है। और जो सेकंड वाला लूप है मेरा, उसमें मैंने करंट खुद से डाला इस डायरेक्शन में। तो जिसमें करंट मैंने डाला, अब वो बन जाएगा मेरा प्राइमरी कॉइल, और ये बनेगा हमारा सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल तो I2 होने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ऐसे करके होगा इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। तो अब जो ऊपर चीजें लिखे ना, वही सिमिलर काइंड ऑफ चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो फ्लक्स जो होगा 1 में, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड लूप मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ फर्स्ट लूप। ठीक है क्या? अब जो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड लूप का है, वो डिपेंड करेगा I2 पे। इस लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि I2 कितना है। अब लेट से कि मैं I2 को इंक्रीज किया, तो I2 इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे इंक्रीज होगा, इस वाले लोकेशन पे, और वो इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स जो फर्स्ट लूप में था, वो हमारा इंक्रीज होगा। अब हमें ये पता है कि अगर किसी भी लूप में फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स इज वेरिएबल implies I will induce in फर्स्ट लूप। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट लूप में जो फ्लक्स है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि I2 करंट कितना है। सो phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, और phi1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, इज इक्वल्स टू m I2। और कैपिटल M को बोला गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट लूप ड्यू टू सेकेंड वन। और सरप्राइजिंगली देखा गया कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला मैंने ऊपर से और नीचे से, M21 या फिर M12, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होता है, और इसी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब क्या, एक दूसरे, एक दूसरे का मतलब ये इसको अफेक्ट कर रहा है और ये इसको अफेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये एक दूसरे को अफेक्ट करेगा, मतलब किसी एक लूप में करंट चेंज हुआ तो दूसरे लूप में करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आया क्या ये चीज? हाँ, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम लोग वापस से आते हैं सेल्फ इंडक्शन में। इतना सही मैं बताऊंगा इसके लिए। सेल्फ इंडक्शन में अब आकर के हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे जो मैंने हेडिंग डाला था, सेल्फ इंडक्शन। वो हम लोग जब म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे ना, तो उस समय वापस से पढ़ेंगे इसको, उस समय समझ में आ जाएगा। अभी सेल्फ इंडक्टेंस से इंडक्शन पे आते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक सोलिनॉइड। लेट से मेरे पास एक सोलिनॉइड है, और सोलिनॉइड में क्या होता है, ये इस तरीके से ढेर सारे लूप्स होते हैं। और ये इस तरीके से लूप है, और करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। ऐसा करता हूँ, दूसरा तरीका, सॉरी मार्जिन, ये इस तरीके से लूप बन रहा है। और जो करंट है इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है।
तो ऐसा करंट फ्लो करेगा, ये करंट होगा आई। ये जो लूप फॉर्म हुआ है इसका मैं रेडियस एज्यूम कर लेता हूँ कि आर है, और इस तरीके से करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है ना। तो इसके सोलिनॉइड में करंट फ्लो करने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अब एक एक करके मैं चीजें समझाते जाऊंगा, अच्छे तरीके से समझते जाना। अभी मैं करंट को कांस्टेंट एज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स से इफ आई इज कांस्टेंट, तो अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सोलिनॉइड के अंदर कुछ होगा, और वो हमें पता है म्यू नॉट एन आई होता है। अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं उसको, बस मान लेते हैं कि इफ I is constant then we can say that the magnetic field inside it is also constant। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स होगा। फ्लक्स कौन सा फ्लक्स होगा, ये जो लूप क्रिएट हुआ है सोलिनॉइड का, और जो मैग्नेटिक फील्ड खुद का है उसके कारण से फ्लक्स। मेरी बात समझ में आई क्या? तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा ए इंटू बी। और क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट हमेशा रहने वाला, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जो फ्लक्स होगा डेट विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट रहेगा, और इस पूरे लूप में करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट विल नॉट इंड्यूस। सो इंड्यूस करंट की बात हो रही है, सो इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल्स टू जीरो एंड आई विल बी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बने रहो, समझ में आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट केस एज्यूम करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं करंट को अब थोड़ा धीरे धीरे करके इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। इफ आई इज नॉट कांस्टेंट एंड जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो करंट इंक्रीज होगा तो उस करंट के इंक्रीज होने के कारण से ये जो मैग्नेटिक फील्ड खुद का बना है वो भी इंक्रीज होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ये जो फ्लक्स है खुद के कारण से, जो फ्लक्स है बी डॉट ए, वो भी इंक्रीज होगा। और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो खुद के लूप में एक नया करंट इंड्यूस होगा उसमें, हालांकि करंट फ्लो कर रहा है पहले से, लेकिन फिर से एक करंट इंड्यूस होगा। सो करंट विल इंड्यूस, करंट विल इंड्यूस। तो एक वायर में दो करंट कैसे हो सकता है? बेसिकली एक वायर में दो करंट नहीं होगा, ये समझने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें। एक वायर में एक ही करंट होगा, दैट करंट विल बी द रिजल्टेंट करंट, और ये नेट करंट जो होगा वो आई और आई इंड्यूस्ड का काइंड ऑफ रिजल्टेंट। और उसको हम लोग कैसे देखेंगे अभी हम लोग नीचे समझेंगे। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ, करंट जो इंड्यूस हुआ, वो क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण से हुआ। सो एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, एंड ईएमएफ will be induced inside the solenoid। तो अब तुमको समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। सेल्फ इंडक्शन, खुद के लूप में खुद के मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण से खुद के लूप में करंट इंड्यूस हुआ। सेल्फ, इसीलिए इसको सेल्फ बोला गया। ऊपर जो था वो म्यूचुअल था, म्यूचुअल समझना थोड़ा ज़्यादा आसान था क्योंकि दूसरा चीज़ हम लोग देख रहे थे उसमें करंट वगैरह इंड्यूस हो कैसे हो रहा है वो निकाल रहे थे। लेकिन सेल्फ मतलब खुद के लूप में ऐसे चीज़ हो रहा है। तो इसको कुछ इस तरीके से बोला जा सकता है कि व्हेन द करंट
is flowing in a solenoid, the magnetic field inside the solenoid is constant. ठीक है, which produces a constant flux due to its own magnetic field. Now if the current in the solenoid is increased, समझना अच्छे से. Now if the current inside the solenoid is increased, then the magnetic field created will also increase, and hence the flux due to the circular loop or the solenoid n number of loops changes, or due to this change in flux the EMF will be induced according to the Faraday's law. Faraday's law ने क्या बोला था कि अगर किसी भी लूप में फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें EMF इंड्यूस होगा, और लेंस लॉ ने बोला था कि वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो जिसने क्रिएट करा है उसी को अपोज करने की कोशिश करेगा. तो सेल्फ इंडक्शन इज induction of EMF in a coil due to its own current change. ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ. सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन is the induction of EMF in a coil due to its own change in current. तो अब आगे चलते हैं, इसमें हम लोग जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको हम लोग निकालते हैं. अच्छा, करंट का डायरेक्शन किधर होगा ये बता सकते हैं क्या? पहले मैं इसको लिख लेता हूँ. तो यहाँ से हम लोग को पता चला ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स किसके साथ रिलेटेड है? वो फ्लक्स जो है खुद के लूप में करंट के साथ रिलेटेड है. तो दिस फ्लक्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इनसाइड द सोलिनॉइड. तो मैं इस फाई को क्या बोल सकता हूँ? इज इक्वल्स टू एल आई. फाई इज इक्वल्स टू एल आई, और एल को क्या आगे बोला गया? सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस. और ये जो सिस्टम है इसे हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, और इंडक्टर का नोटेशन ऐसा है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टर. जैसे रजिस्टर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को किसी जगह पे ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर इस तरीके से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से इंडक्टर का नोटेशन है. इसका एल मैग्नीट्यूड से डिनोट किया जाता है, इसका आर से डिनोट किया जाता है, और इसका सी से डिनोट किया जाता है. ये हो गया इंडक्टर, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस विच इज एल. अब इस एल का वैल्यू कितना होगा और ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये अभी हम लोग नीचे निकाल करके देखेंगे. अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि करंट जो है वो किस तरीके से इंड्यूस होगा. सिंपल है, अगर तुम अच्छे तरीके से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा. मान लो कि ये वापस से लूप ले लेता हूं मैं, जैसा लेंस लॉ लगाया था ना उसी तरीके से देखना, तुम्हें समझ में आएगा. करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ. तो इस लूप को मैं इस तरीके से बना देता हूँ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, और क्योंकि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा? ऐसा. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसा दिखा सकता हूँ? आउट ऑफ द प्लेन, ऐसा. तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है यहाँ पे? बोलो, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है. तो इस लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस लूप में करंट इंड्यूस होगा. बोलो कैसा करंट इंड्यूस होगा? सपोर्ट करेगा या अपोज? अपोज.
तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होना चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए, और इसके कारण से करंट इंड्यूस कैसे होना चाहिए, ऐसा। समझ में आया क्या? सो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। टफ पार्ट है, थोड़ा समझ लेना अच्छे से, या फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, मैं अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब सर्किट मैं बना करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा फील आएगा तुम्हें। ये एक इंडक्टर है मेरे पास, और इंडक्टर में मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह होगा कुछ, और ये इंडक्टर लगाया, और करंट इसमें फ्लो कर रहा था। अब मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बैटरी रखा था जो कि इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। मैंने इसे इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो चीज़ इंडक्टर है, इस इंडक्टर को मैं सर्किट के फॉर्म में ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इंक्रीज होने के कारण से ये उसको अपोज करेगा। तो इसका ऐसा सर्किट बनेगा, और ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कितना, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, अभी हम लोग निकालेंगे। और इसका अगर इंडक्टर का खुद का रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी डाल देंगे, जनरली रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं हम लोग। और ये एक्सटर्नल ईएमएफ, और ये रेजिस्टेंस आर। तो ये सर्किट ऐसा बनेगा। समझ में आया क्या? हम्म। अभी हम लोगों ने फ्लक्स देखा, फाई। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल्स होता है बी इंटू ए, और इसको नहीं, ये वाला फॉर्मूला देखें, फाई इज इक्वल्स टू एल आई देखा हम लोगों ने, और इसी फॉर्मूले को अगर डिफ्रेंशिएट कर लें तो क्या बनेगा, डी फाइव बाई डी टी, और डी फाइव बाई डी टी कितना होगा, इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, और माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर में कुछ इस तरीके से फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों फार्मूला इंडक्टर के लिए हमेशा याद रखना, बाकी सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन ये फार्मूला है। नेगेटिव साइन बस इस बात के लिए, डायरेक्शन के लिए, और कुछ नहीं है। तो हम लोग माइनस को हमेशा हटा करके लिखा करेंगे। और अभी तक तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें चीज़ बता देता हूँ। पहला चीज़ इसे याद रखना है, दूसरा चीज़ इसे याद रखना है, और तीसरा चीज़ जो तुम्हें याद रखना है वो इस डायग्राम को याद रखना है। अगर हमारे पास एक इंडक्टर है, और इस इंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इंडक्टर अपोज करने की कोशिश करता है। इंडक्टर हमेशा चाहता है कि वो करंट को कांस्टेंट रखे, और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, कहीं पे भी तुम देखोगे तो ये इंडक्टर यूज़ किया जाएगा। और इंडक्टर का मेन यूज़ होता है वो करंट को कांस्टेंट रख पाए, और ये करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए ये जो कंस्ट्रक्ट होगा वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा, और इसके क्रॉस जो ईएमएफ होगा डेट विल बी एल डी आई बाई डी टी, और करंट इस डायरेक्शन में आई फ्लो कर रहा है जो कि इंक्रीज कर रहा है। जिस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड से इंक्रीज कर रहा होगा, उतना ज़्यादा होगा इंड्यूस्ड करंट। दूसरा ऐसा तरीका हो सकता है कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से। और अगर डिक्रीज कर रहा है तो हमेशा याद रखना कि जस्ट करंट को कांस्टेंट रखना चाहता है, तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो बैटरी भी कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा ताकि वो करंट को सपोर्ट कर पाए और उसके करंट को कांस्टेंट रख पाए। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा डेट विल बी मैग्नीट्यूड में एल डी आई बाई
dt लिखेंगे। समझ में आया क्या? दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस। हमेशा याद रखना अपोज करता है। तो इस चार चीज को याद रख लो, तुम्हारा इंडक्टर आराम से काम हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाए तो घबराना मत। अगर ऐसे कर दिया जाए, इधर से करंट आने लगा और डिक्रीज होने लग गया, तो ये कौन सा सिस्टम बन गया है? ये वाला सिस्टम बन गया। इसको भी पलट दो। कॉन्सेप्ट याद रखना, करंट को कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली तुम ईएमएफ को ईएमएफ का पोलरिटी को देख लेना। अब इंडक्टेंस को निकाल लेते हैं हम लोग। इंडक्टेंस, इसका यूनिट जो होता है हेनरी होता है या फिर वेबर एम्पियर होता है। इंडक्टेंस तो एल जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका शेप एंड साइज क्या है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड size of the coil and also depends on medium। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। इसको एल से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इज हेनरी या फिर वेबर पर एम्पियर। तो जनरली ये दोनों यूनिट को यूज किया जाता है। अब इसके वैल्यूज को निकाल लेते हैं। एल होगा कितना? तो इसी सॉलिनॉइड को ले लेते हैं। ये हमारे पास सॉलिनॉइड है और इससे करंट फ्लो कर रहा है। एल लेंथ है इसका और नंबर ऑफ लूप्स कैपिटल एन है। So L is the length and capital N is the number of turns। काफ़ी ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे जिसके इंडक्टेंस या फिर इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालने के लिए दिया जाएगा। तो सेम प्रोसेस रहेगा ओवरऑल, और इसको तुम लोग देख लो अच्छे तरीके से। जैसे हम लोग कैपेसिटर निकालते थे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, सेम वे में हम लोग इंडक्टेंस भी निकालते हैं। मतलब तरीका मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही करना हम लोग। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग यूज करते हैं एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अब निकालते हैं हम लोग फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सॉलिनॉइड के कारण से? आइडियल सॉलिनॉइड एज्यूम कर रहा हूँ, दैट विल बी म्यू नॉट एन आई और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। सो दिस विल बी द फ्लक्स। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा तरीका है फ्लक्स निकालने का कि फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई लिख दो। तो तुम चाहे इस तरीके से निकालो चाहे उस तरीके से निकालो, बात तो एक ही होना चाहिए। वो दोनों फ्लक्स को मैं इक्वल कर लेता हूँ। सो एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, और आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू ए। दिस इज द इंडक्टेंस। तो देखो इंडक्टेंस जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। और एरिया क्या चीज़ है? सर्कल है, इसीलिए इसका पाई आर स्क्वायर लेंगे। तो ये डिपेंड कर गया इस बात पे कि शेप एंड साइज कैसा है। और एन ए शेप एंड साइज को बता दिया, मी नॉट किस बात को बता दिया? मीडियम को बता दिया। अब इसको थोड़ा और डिफरेंट फॉर्म में हम लोग निकालते हैं। और
एल को हम लोग कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एल डिवाइडेड बाय वी निकालता हूं मैं, एल डिवाइडेड बाय वी, इसको हम लोग इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं। इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और म्यू नॉट एन ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या क्या होगा, ए इंटू एल, जो लेंथ होगा। ओके, एक्चुअली में एक मिस्टेक इस जगह पे हो गया। इस जगह पे जो फ्लक्स हम लोग निकाल रहे थे, वो फ्लक्स जो है, ये जो फ्लक्स होगा इसमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक लूप नहीं है, ऐसे से n नंबर ऑफ लूप्स है, ये मैंने सिर्फ एक के लिए लिखा। एक्चुअली एक n से मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, और इस जगह पे भी मुझे एक n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल N, और फिर कैपिटल N इस जगह पे आएगा, और ये जो कैपिटल N है, अब तुम देख सकते हो ये चीज़ अब n से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n ये खुद ही खुद बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा L डिवाइडेड बाय V।